अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक प्रतिष्ठा परक हैं और जहां के चुनाव पर पूरे भारत की नज़र है। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का। ये 2 ऐसे बैटल ग्राउंड है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती और इसको जीतने के लिए वो कोई भी कमी या कोई भी कसर छोड़ना भी नहीं चाहती। बीजेपी हर तरफ से घेराबंदी करके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव इस बार बड़ी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन क्या स्टालिन और ममता अपना किला बचा पाएंगे या फिर इसमें बीजेपी का कब्जा होगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठा परक चुनाव इस पूरे साल का पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी चौथी बार के लिए लड़ रही हैं। लेफ्ट पार्टी से सत्ता छीनने के बाद और उस दौर की भयानक हिंसा, जबरदस्त संघर्ष करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की स्थापना की और खुद मुख्यमंत्री बनी। 1 बार नहीं 3 बार, और 3 बार नहीं लगातार। और अब वो चौथी बार के मैंडेट के लिए पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और पूरे चुनाव को घेर रखा है, इस बार ममता बनर्जी सबसे कठिन चुनाव लड़ रही हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला सिर्फ 6% रह गया था। नंबर ऑफ सीट्स 159 मिली थी इनको, यानी 159 सीटें 234 में से, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी। सरकार उन्होंने फॉर्म की, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठी। 2024 के चुनाव हो या उसके बाद के उपचुनाव हो, बीजेपी ने मजबूती से टीएमसी का सामना किया, हर तरह से किया। केंद्र सरकार होने की वजह से बीजेपी को एक से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। और जिस तरह से उनके नेता महिलाओं की सुरक्षा, एम्पावरमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, डेमोग्राफी चेंज, मुस्लिम अपीजमेंट के मुद्दे को वहां पर उठा रही है बीजेपी, टीएमसी पहली बार खुद को घिरा हुआ पा रही है। मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन मुकाबला टफ भी बहुत है। ममता बनर्जी के पास जो ताकत है वो उनकी ईमानदारी, उनकी जुझारूपन, सांगठनिक एकता और बंगाल अस्मिता की लड़ाई। आज भी पूरे बंगाल में, बंगाली कम्युनिटी में ममता बनर्जी से बड़ा कोई बंगाली नेता नहीं। और ये बात पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई स्वीकारता है। लेकिन उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से नहीं है। ममता बनर्जी का मुकाबला इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, पूरी बीजेपी से है। केंद्र की सरकार पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ रही है। तो बंगाल के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। बंगाल चौंका भी सकता है, ममता बनर्जी को झटका भी लग सकता है, क्योंकि वोटों का फासला सिर्फ 6 था। 90 लाख वोटों का आता पता नहीं है कि वो पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। 90 लाख वोट डिलीट हुए थे। उनका क्या होगा? और ये पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं, सीआरपीएफ करा रही है। 2.5 लाख सीआरपीएफ जवान और अधिकारी पश्चिम बंगाल का चुनाव करा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल की लड़ाई पूरे देश में बिल्कुल अलग है। और अगर इन सब घेराबंदी के बाद भी ममता बनर्जी चौथे दौर के लिए चुन ली जाती हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है, बहनों भाइयों, ये राजनीतिक करिश्मा होगा। और वो जीत अगर होगी टीएमसी की, तो बंगाल अस्मिता के नाम पर जो मुद्दा चुनाव के दौरान उठा है, वो मुद्दा ही ममता बनर्जी को इकलौता किक दे सकता है, बीजेपी पर बढ़त दे सकता है। बाकी तो वहाँ पर मुद्दे दोनों तरफ से एक जैसे हैं और वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा फासला नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु। 73 साल के स्टालिन, उनका करिश्मा तमिलनाडु में अभी भी चल रहा है। बीजेपी से एक चूक हो गई
ये जो डिलिमिटेशन का मुद्दा था, इसको तमिल प्राइड के साथ जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि साउथ का हिस्सा, साउथ की राजनीतिक हिस्सेदारी घटाई जा रही है। लास्ट आवर में स्लैग ओवर जिसको कहते हैं, उसमें बीजेपी से ये चूक हो गई और उसका खामियाजा अन्ना द्रमुक भी भुगतेगा। स्टालिन जो संघर्ष करते दिख रहे थे, डिलिमिटेशन का मुद्दा जैसे ही संसद में आया बिल, उस मुद्दे को भुनाने में स्टालिन ने कोई कसर नहीं की, लेकिन राहें उनके लिए आसान नहीं। तमिल के सुपरस्टार विजय का जो करिश्मा है वो हर कोई मोबाइल पर, टेलीविजन पर देख चुका है। वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं तमिलनाडु के चुनाव में। वो द्रमुक का बढ़ता हुआ रास्ता डीएमके का रोक सकते हैं। अन्ना द्रमुक को उनसे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन विजय को जिस तरह से मैसिव ग्राउंड सपोर्ट पब्लिक का मिला है, वो डीएमके की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त है। तो क्या डीएमके का विकल्प बनेंगे विजय? अगर ऐसा बनते हैं तो बड़ी बात होगी। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जोड़ते हैं कि इसी तरह की हवा तो प्रशांत किशोर की भी थी बिहार में, पर क्या हुआ? पर बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तमिलनाडु में एक्टर और एक्ट्रेस भगवान के समान पूजे जाते हैं। हालांकि कई लोग फ्लॉप भी हुए उसमें, लेकिन कुछ महान अभिनेता तमिलनाडु के लीडर्स भी बने। बहुत से उदाहरण हैं। तमाम फेल भी हुए, फ्लॉप भी हुए। कमल हसन, मेगा सुपरस्टार रजनीकांत नाकाम भी रहे, लेकिन सफलता के भी बहुत लोग हैं। करुणानिधि उसका उदाहरण थे, जयललिता उसका उदाहरण थी। ये सब फिल्म इंडस्ट्री की लाइन से आए लोग थे। लेकिन तमिलनाडु क्या चाहता है और तमिलनाडु के मन में क्या है? बीजेपी तमिलनाडु को कभी भेद क्यों नहीं पाई? उसका क्या कारण है? और क्या द्रविड़ मॉडल काम करेगा? और जिस तरह का प्रचार हुआ है और जिस तरह का वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तमिलनाडु इस बार कुछ तय करके बैठा हुआ है। अब विजय वाला जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर जरूर साबित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की बेहद दिलचस्प चर्चा है। आपको तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है, और कल यहाँ पर वोट पड़ने जा रहा है। तमिलनाडु में पूरा वोट पड़ेगा और पश्चिम बंगाल में एक फेज का। तो कुछ बयान सुनिए। पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं, जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। यही दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है, इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है। और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बेंगलोर के बहुत ही जाने माने साउथ की राजनीति के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। रिक्सुंदर शामसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अनुराग वर्मा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो संजय चक्रवर्ती जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है, आप तो घिर गए इस बार बंगाल में। पहली बात तो हम घिरे नहीं, हम लोगों ने घेर दिया। हाँ, एक अकेली महिला अगर जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को चक्कर लगवा रही है, प्रधानमंत्री 14 दिन तक बंगाल में जो है झाल मुड़ी खा रहे हैं, तो हम लोगों ने घेरा नहीं, घिरवा दिया है कायदे से वहाँ पे। और साथ में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 1200 विधायक, 600 के आसपास जो है एमपीज़, उसके अलावा तमाम तरीके से
ट्रेनें बसें भर भर के लोगों को बाहर से ले आकर के वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने का काम जो किया जा रहा है, ये सबने देखा है। अभी कल ही हमने देखा बिहार से 4 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें गई हुई और भाजपा ने वहाँ पे भेजा हुआ है वहाँ पे वोटिंग करवाने के लिए। तो हम घिरे नहीं हैं, हमने इनको यही स्टाइल तो उन्होंने बिहार में की थी। बिल्कुल। आप कहते रह गए पर अंत में वही हुआ। अब इधर से भी ट्रेन जा रही है, आप कहते रह जाइए। नहीं कहते रहे। हमारे यहाँ देखिए बिहार कर क्या और पा रहे हैं आप, बंगाल, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार और बंगाल में बहुत ज़्यादा फर्क है। बंगाल अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ रहा है और बिहार में चूँकि आपने देखा बिहार एक संयोग था, बंगाल एक प्रयोग है। वहाँ पे संयोग के साथ किया गया था, यहाँ प्रयोग के साथ कर रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये प्रयोग हम लोगों ने पकड़ लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि बिहार हमारे सामने एग्जाम्पल था और हम लोगों ने बिहार से बहुत कुछ सीखा। इसीलिए जब SIR हुआ, SIR के पीछे हमारे 5 BLA, एक BLO के पीछे लगा हुआ था, एक वोट के 90 लाख वोट कट गए। अब इनके वोट पढ़ने नहीं पढ़ने कोई क्लैरिटी नहीं है, ट्रिब्यूनल में सुनवाई है नहीं है, नो वन नोस। मुझे मैंने तो आप कैसे जीतने का दावा कर सकते हैं? अभी वही बता रहे हैं। ये पहली बात ये सोच करके कि अगर ये सोचते हैं कि केवल तृणमूल कांग्रेस का वोट कटा है तो मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सोच नहीं हो सकता है पार्टी का, BJP पार्टी का। क्योंकि क्या है ना, मैंने कहा ना, बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है और वो सोशल मीडिया पे इन सब मैं चीज़ों को कैसे मानूं कि जागरूक हैं? आपने देखा कि पिछले चुनाव में सिर्फ 6% वोट का फासला था। मैं आता हूँ, मैं एक सेकंड, मैं उसी पे आता हूँ। ये कहानी इन लोगों ने गढ़ी थी 2021 में, अब की बार 200 पार। ठीक है, ये कहानी शुरू से गढ़ी जा रही थी, हमेशा लंबी फेंकते, अब की बार 400 पार, अब की बार 200 पार। ना 200 पार कर पाए, ना 300 पार कर पाए, 240 पे आके अटक गए। आपने वो, मैं 200 पार का जो वो आंकड़ा था वो क्यों था और क्यों ये 77 सीटें जीती है, मैं थोड़ा उस पर आपको बताना चाहता हूँ। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो 330 सीटों से वो प्रधानमंत्री बने। भाजपा का 303 सीटें आ गई थी। तो उससे एक मैसेज चला गया देश भर के अंदर, ये मैसेज चला गया कि भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो बंगाल में जब चुनाव हुआ 2021 में, तो उस समय तृणमूल कांग्रेस से, CPM से, कांग्रेस से बहुत सारे जो है MLA छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 48 MLA ऐसे थे जो बाहरी थे और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो अभी सिचुएशन क्या बदली? अभी BJP ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है, जैसा कि आप कह रहे थे। मोदी जी तब भी थे, आज भी है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मैं वही आता हूँ, फिर बता रहा हूँ ना, मैं तो उसी कहानी की पूरी सर कहानी नहीं, थोड़ा संक्षेप में उसके बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जो क्या हुआ, ये 77 पे अटक गए और 7 MLA ने अपना रिज़ाइन किया। वो उसके बाद धीमे धीमे ये 69 पे आ गए। वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिए वो सारे उपचुनाव की सीटें। 2024 में ये कह रहे थे अब की बार सर, अभी इस बार का पोजीशन बताओ मुझे। मैं आता हूँ। फिर अब 35 पार का नारा लगाया, आ गए कहाँ पे, 18 से 12 पे उतर के आ गए। इस बार बताओ। हाँ, इस बार बताओ। इस बार हम आपको बता रहे हैं 230 के ऊपर सीटें जाने वाली है। 239 में 230 34 में 294 सीटें सर। हाँ। 294 सीटों में, सॉरी, हाँ, वो तो वहाँ असल में तमिलनाडु वाली जी 294 सीटें हैं और 294 सीटों में 230 सीटें हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर का पोल खुल गया, सामने आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेश चौधरी को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं चौधरी जी। तो ऐसा नहीं है कि 6% वोट का फासला हो और आप पार कर लोगे। आज भी ममता बनर्जी से लड़ना पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है। उनका किला कैसे भेद पाओगे सर? ब्रजेश जी एकदम ठीक कह रहे हैं आपके। ममता बनर्जी से लड़ना चुनौती इसलिए है कि भ्रष्टाचार की जननी वही है, कट मनी वही होता है, लेबर पे भी टैक्स भ्रष्टाचार के रूप में वही लगता है। वहां कोई काम आप नहीं कर सकते बिना भ्रष्टाचार के। पूरे देश के अंदर यदि कहीं सर्वाधिक भ्रष्टाचार है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये वहां की जनता जान चुकी है और ऊब चुकी है इससे। संदेश खाली भी वहां है, मुस्लिम तुष्टीकरण भी सर्वाधिक वहां है।
बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी भी जो जिनको संरक्षण सरकार ने दिया है वो भी वहां पर हैं। आपने देखा है कितने फर्जी वोट वहां मिले, वो भी वहां पर हैं। अराजकता की ओर बढ़ते हुए बंगाल को बंगाल की जनता रोकेगी, तानाशाही के खिलाफ वोट करेगी, सुशासन के पक्ष में वोट करेगी। और जहां तक आप देख रहे हैं आज वहां का जो माहौल है, पिछली बार की बात कर रहे थे हमारे संजय जी अभी, तो ये देखिए ना हमारा स्ट्राइक रेट, पहले हमारे 7 एमएलए थे, 7 से 78, 77, कितना % हम आगे गए। तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी 4 मई और ममता दीदी गई, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बड़े अंतर से हम जीत करके आएंगे। और जहां तक बात कर रहे थे आप लोग, वहां प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, मंत्री लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। नहीं, इनको पता ही नहीं, ये तो आपकी स्टाइल है लड़ने की। हमारे प्रधानमंत्री, लोग को कहां पता बेचारे, हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे पास गृह मंत्री हैं, और सबके सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए तो उन पदों पे पहुंचे हैं वो। तो बीजेपी का वर्कर है वो तो जाएगा ही देश भर से। भाई हमको शरणार्थियों को ला करके फर्जी वोट बना करके वोटिंग नहीं करानी पड़ रही है वहां पर। सर, इन लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने कम से कम 1,500 नेता भेजे हुए हैं, फिर उनके फर्जी वोट बनाए, फिर वोटिंग कराए, फिर सरकार बनाए। ये नहीं कर रहे हम देशभक्ति के साथ उन लोगों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। मैं कुछ यदि भारत चौधरी भूमि जी, में, पश्चिम बंगाल राजेश की जी, भूमि पे एक भी बांग्लादेशी राजेश जी, शरणार्थी, रोहिंग्या या विदेशी कोई यहाँ राजेश है, जी, चुन चुन करके सबको बाहर फेंका जाएगा। ये संजय जी को आप इस योजना बताइए, पर, इस नारे के साथ चुनाव संजय कर जी रहे को हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से कम 1,500-2 हजार बीजेपी नेता इस वक्त बंगाल में, इनको पता नहीं, इनको बताइए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, बिल्कुल, सब बिहार सवाल से भी है। जाएंगे, बंगाल वाले भी हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान से भी जाएंगे, गुजरात से भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? जी, वो भारत की भूमि नहीं है क्या? मैं वही कह रहा हूं कि इनको संजय चक्रवर्ती को बताइए ये बात, इनको गलतफहमी है। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि दूसरी जगह जाकर प्रचार करो। हाँ, 48 घंटे पहले उस क्षेत्र को छोड़ करके बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। बीजेपी के वर्कर हैं भाई, अपनी पार्टी के लिए जी जान जुटाते हैं, तन मन धन से समर्पित होकर के हम पार्टी के लिए काम करते हैं। तो देश के जहाँ हिस्से में जहाँ पार्टी हमारी भेजती है, सर आप धन की कौन सी कमी है सर, तन मन तो है ही आपके पास, धन की कोई कमी नहीं है आपके पास। लोगों की हत्या कर दी थी, बहुत शुक्रिया। मैं वहां था, वही गर्दन एक की काट दी थी, रात भर खाने में धरना दिया, उसको लेकर के तब तो मुकदमा कायम हुआ था जब चुनाव आयोग था तब। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। बंगाल को निकालना है, थैंक यू। बंगाल के अंदर कानून का संविधान का राज स्थापित करना, ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है। मैं रिक सुंदर शामसल जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, आपका स्वागत। तो मुझे बताइए कि बंगाल ने इस बार क्या तय किया है, कौन ज्यादा अंडर प्रेशर है, तृणमूल या बीजेपी? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुझे इस प्लेटफॉर्म में आज बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि बंगाल का जो भूमि है, देखिए ये क्रांतियों का भूमि है और यहीं से बड़ा क्रांति देश भर में फैल गया था एक समय। तो आज के जमाने में अगर हम लोग बंगाल में देखेंगे कि वो क्रांति का जो स्टाइल था उसी को भुलाया जा रहा है। अगर हम लोग पिछले 15 सालों में बात करें तो किस तरह से बंगाल में क्या क्या हो रहा है, क्या इंडस्ट्री आ रहा है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के लोग बदल चाहते हैं? क्या वो लोग बदलाव चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसमें अगर हम लोग एक तरह से बात करें कि इतने सारे सेंट्रल लीडर्स आ रहे हैं, अपना रैलीज कर रहे हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी अकेली लड़ रही है, तो एक तरह से देखा जाए तो ममता बनर्जी के पास लड़ने का बहुत ज्यादा शक्ति लेकर उनको लड़ना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जोगी जी से लेकर प्रधानमंत्री अमित शाह जी, सारे के सारे जितने भी सेंट्रल लीडर्स हैं, सब एकदम फोकस करके बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल को किसी तरीके से, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एस्टेब्लिशमेंट करना है। लेकिन लोगों का क्या कहना है? लोगों का देखिए, अभी जो एसआईआर है ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर गया है वेस्ट बंगाल में। एसआईआर के इफेक्ट में काफी सारे लोग, जो लोग मतदान नहीं कर पा रहे हैं, उनका फैमिली क्या बोल रहे हैं, जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया है अभी तक, वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो उनका फैमिली क्या वोट देंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इसको लेकर भी चर्चाएं होगा। लेकिन फिलहाल अभी का जो पश्चिम बंगाल क्या चाहता है, आप मुझे ये बताओ कि लोग क्या चाहते हैं?
जी, लोग आज हम लोग बात कर रहे थे जब पोलिंग प्रिपरेशन जो होता है उसमें जितने सारे नए नए जितने भी कर्मी लोग अपना ईवीएम लेके जाते हैं, तो वहां पे हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखते हुए लोगों का कहना है कि इस बार वोट शांतिपूर्ण रहेगा। पश्चिम बंगाल में वोट शांतिपूर्ण रूप से हो, यही सबसे बड़ा बात है। अब वोटिंग किसके पक्ष में जाएगा वो अलग बात है, लेकिन शांतिपूर्ण वोट क्या अभी तक हो रहा था वेस्ट बंगाल में पिछले 35 साल, उसके बाद 15 साल क्या शांतिपूर्ण वोट था? नहीं। हर कोई मतदान के दिन कोई ना कोई बड़ा घटना, कोई ना कोई हादसा हर जगह में हो रहा था। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि कल का जो फर्स्ट पेज का चुनाव है उसमें शांतिपूर्ण रहेगा। और बंगाल क्या के लोग चाहते बंगाल हैं का जो कि चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके वो बंगाली अस्मिता बनाम बीजेपी मॉडल है, या फिर ममता बनर्जी का मॉडल जो ओवरऑल है वो बनाम मोदी है? देखिए, अभी जो माहौल है, पिछले हम लोग अगर 2021 से बात करें तो एक माहौल बना हुआ है जिसमें बीजेपी के लिए एक उभरने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक कम एकदम मिनिमम एक सीट से 77 सीट में आना ये काफी हद तक बड़ी बात है। अगर हम लोग इसी तरीके से काउंटिंग करेंगे तो ये 77 सीट्स मल्टीपल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 150 सीट बीजेपी के लिए लाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन बात है क्या बीजेपी अपना संगठन उस तरह से बना पाया है, ये भी एक बड़ा बात इसमें आता है। अगर बीजेपी का संगठन उस हिसाब से बन चुका है, अगर बन पाता है तो जरूर बीजेपी के लिए सीट संख्या बढ़ेगा। और टीएमसी के संगठन में अगर टीएमसी के जितने भी लीडर्स हैं वो लोग अपने तरीके से सही ढंग से अगर वो लोग अपना काम किए हैं तो उनको भी अच्छा वोट। बहुत शुक्रिया, आप कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है? ये जो 6% का वोटों का फासला था, क्या बीजेपी इसको पाटने में कामयाब हुई है या नहीं? और या फिर ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल या बंगालियों की अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेरा है? एक्चुअल क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और अगर मैं इस बार वेस्ट बंगाल चुनावों की बात करूं तो इस बार जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है वो बीजेपी और टीएमसी, ममता बनर्जी, दोनों पक्षों के लिए एकदम इज्जत की लड़ाई, मूंछों की लड़ाई बनी हुई है। अब स्थिति ये है, अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी की पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में इनके 4 मेन जो विरोधी कहेंगे या 4 इनके बड़े जो टारगेट थे वो थे उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी। जो पहले मैंने 3 नाम लिए, नवीन पटनायक हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ये कहीं ना कहीं इन्होंने उनको सेटल कर लिया। अब एक इकलौती ममता बनर्जी बची हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में इनको कभी खतरा बन सकती हैं। इस बार ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई हैं। देखिए, वो ममता बनर्जी के साथ जो टीएमसी के साथ जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी के पास 2 फैक्टर थे, एम फैक्टर, एक मुस्लिम और एक महिला। बीजेपी ने इस बार दोनों में सेंध लगा दी है। जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 22% से बढ़कर 30% हो गई, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण आप कह लीजिए, या जैसे भी जनसंख्या बढ़ी वो 22 से 30% हो गई। वो ममता बनर्जी को एकदम से एक झटके में सारा का सारा वोट पड़ रहा था। करीब 40 से 50 सीट ऐसी मानी जाती थी जो ममता जी अगर वहां कुछ भी ना करें तो भी जो है वो जीत जाएंगी। इस बार जो ओवैसी फैक्टर और हुमायूं कबीर फैक्टर, देखिए हुमायूं कबीर को आप जितना भी कहें कि उनका, देखिए इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका प्रभाव जो है एक एरिया में ही है, बहुत बड़े वो वेस्ट बंगाल के नेता नहीं है, लेकिन एक जो मुसलमान वोटर का जो मनोविज्ञान चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से पहले कांग्रेस ने, फिर क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों का वोट लेके उनके विकास, उनके लिए किया कुछ नहीं, अब उनको वो समझ में आ गया है। आज की स्थिति यह है, मुसलमान ये कह रहा है कि भाई मुझे अपना नेता अपने बीच का चाहिए, चाहे वो बिहार हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। उन्होंने ये बता दिया कि हमें अपना नेता अपने बीच का चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं सर कि मुसलमानों अगर को वेस्ट बंगाल बीजेपी चाहिए? नहीं, मुसलमानों को बीजेपी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहिए। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन तो फिर सिर्फ बीजेपी है। महिला जो डायरेक्ट जो
देखिए, अगर उन्होंने ओवैसी को, अगर मुसलमान ये सोचता है कि लॉन्ग टर्म राजनीति हम ये कहें कि हमें अपने बीच का नेता चाहिए, और वो उसने ओवैसी को या हुमायूं कबीर को वोट दिया, तो ममता बनर्जी के तो किले में सेंध लग गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुसलमानों की जो मनोस्थिति है वो बदल गई है। वो आज अपने बीच के नेता को देखना चाहते। भले ही बिहार में उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन कम से कम लालू को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये चीज जो है, ये फैक्टर वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दूसरे जो महिला वोटर है, जिस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर, जो डायरेक्ट धन की योजना है, देखिए लाभार्थी तो चाहे अगर महिला हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, वो सब है। एक बार ये कहीं अगर मुस्लिम महिला भी ये इस उसमें आ गई कि यहां तो हमें 1.5 मिल रहा है या 1200 मिल रहा है, वहां हमें 3000 मिल रहा है, तो हम उसे वोट क्यों ना दें? तो क्या आपकी बातों को सुन के जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव में टीएमसी पर इस बार भारी पड़ रही है? बिल्कुल। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे मित्र जो बात कर रहे थे कि वहां पे प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, गृह मंत्री बैठे हुए, देखिए पूरा ये बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका है, पूरी ताकत झोंकी हुई है इस समय। ममता बनर्जी वर्सेस पूरी बीजेपी, पूरा कैडर, सब तरफ से लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे मित्र डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ बेंगलोर से, जो साउथ की राजनीति के बड़े एक्सपर्ट हैं। दीक्षित जी, आज जब मैं आ रहा था डिबेट में, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए लेके आया हूँ पूरा। इसमें पेज नंबर 14 पे स्टालिन पर पूरा एक आर्टिकल छापा गया है, और इस आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस का है, स्टालिन स्टेट क्राफ्ट, ये बताता है कि तमिलनाडु के भीतर डीएमके की लहर चल रही है। अगर इस पे बिलीव, अगर इस आर्टिकल का जो लब्बो लुआब है, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी ये सिचुएशन है, या फिर अन्नाद्रमुक कुछ लड़ाई में है और विजय कोई फैक्टर बनेंगे वहां पे? तुम्हारे पास उनका नंबर है? आप सुन पा रहे हैं मुझे दीक्षित जी? आपकी आवाज म्यूट हो गई है, कृपया अनम्यूट करें। दीक्षित जी, आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ, तब तक वीरेंद्र जी के पास चलते हैं, फिर लौट के दीक्षित जी के पास चलेंगे। वीरेंद्र जी, तो इस बार का चुनाव तो बहुत ही हाई स्टेक वाला है। स्टालिन और ममता के लिए अपना अपना घर बचाना इतना आसान नहीं है। देखिए, तमिलनाडु के चुनाव में ज़्यादा लोगों की रुचि नहीं है, और बीजेपी भी जानती है कि वहाँ वो सरकार में नहीं आ सकती है। लेकिन बंगाल का जो चुनाव है वो पूरे देश की नज़र है, और बीजेपी इस बार उसे एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर देख रही कि वो वहाँ पर चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है। देखिए, बंगाल पहले जो है, पुराने ज़माने में लोग कमाने के लिए कलकत्ता जाते थे, और हमेशा एक गढ़ रहा, पहले कांग्रेस का रहा, फिर सीपीआई का रहा, फिर उसके बाद ममता बनर्जी का बना। अब बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो बीजेपी इतने लंबे समय से पहले इस राज्य को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि चारों तरफ उधर उड़ीसा तक सब हर जगह है, बिहार तक है, इधर चारों तरफ बीजेपी है। बीजेपी उस बंगाल के जादू के मिथक को तोड़ना चाहती है, जिसे काला जादू कहते हैं, और इस जादू को तोड़ने के लिए चाहे ओवैसी बैटिंग करें, चाहे हुमायूं कबीर बैटिंग करें, जितनी बैटिंग कर सकते हैं करें। अर्धसैनिक बल, पुलिस, सेना जितना लगाना है, वो इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में है। चुनाव आयोग की शक्ति पर उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिना शक्ति के निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। ब्रजेश जी, 152 सीटों पर प्रचार थमा है, 91 लाख वोट कटे हैं, 12% वोट होता है ये।
जिसमें 27 लाख लोगों ने अपील कर रखी थी, उस पर फैसला होता उससे पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया कि अब अगर उनके पक्ष में भी फैसला आ जाएगा तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो 27 लाख का तो मान लीजिए कि काफ़ी बड़ा ये नुकसान है। अब उसमें जो जिंदा थे वो बहुत मृतक बना दिए गए, कुछ डुप्लीकेट नाम थे वो काट दिए गए, और कई लोगों के कागजों में कमी थी जिसकी वजह से काट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। नेपाल और भूटान से थोड़ी थोड़ी है, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। तो सारा खेल रोहिंग्या का, घुसपैठियों का, नकली वोट का, जो इतने सालों से हंगामा मचता रहा है जी, उसके परिणाम का समय आ गया है। अब आप ये कह सकते हैं क्या एक व्यक्ति एक वोट वाला सिद्धांत लागू रहेगा कि वो भी छिन जाएगा? लेकिन एक बार अब की बार वो नहीं दिखा जो ममता बनर्जी का पैर टूट जाता था, वो फुटबॉल खेलती थी, या मोदी जी बंगाल में जा कहते थे दीदी ओ दीदी। ये सब बहुत ज़्यादा अब की बार व्यक्तिगत हमले नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 30% मुस्लिम वोट है बंगाल का, उसमें ओवैसी बिहार की तरह ही एक बड़ा रोल निभा रहे हैं, और ज़बरदस्त वोट कटिंग होगी, और इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, मुझे बीजेपी के एक नेता बता रहे थे कि नॉर्थ से यानी उत्तर भारत से जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई बंगाल में, उनको 4 टिप्स दिए गए हैं। एक तो कलफदार कुर्ता मत पहनना, एकदम खड़ी क्रीज वाला। दूसरा, चौराहों पे बकैती मत करना, बड़े होटलों में मत रुकना, और पब्लिक के बीच जाकर किसी विषय पर संवाद करते हुए एग्रेसिव मत होना। अब पता नहीं राजेश चौधरी शायद गए होंगे तो इनको भी ये 4 टिप्स मिली होगी। वीरेन जी? नहीं, ये पहले चरण में रहे होंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। ये लौट आए 21 तारीख को। अच्छा। और ये जरूर है कि जिसकी ड्यूटी लगी थी वो लोग डरे हुए थे, और एक आध बार आया कोई नेता तो छुप के आया, क्योंकि वहां पर निगरानी बहुत तगड़ी थी। बीजेपी की बहुत बड़ी नेताओं की फौज उत्तर प्रदेश से, विभिन्न राज्यों से गई हुई है वहां। नहीं, बिना प्रेस के कपड़े पहन रहे थे बीजेपी के कई नेता, मुझे कोई बता रहा था, ताकि वो बंगाली लुक में दिखें। हाँ, वो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं वहां। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस की चर्चा उतनी नहीं हो रही जितना वो चुनाव लड़ रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात एक यहाँ पर दिखती है कि SIR की भी परीक्षा है और कांग्रेस की भी परीक्षा है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में बात सिर्फ TMC की और बीजेपी की हो रही है, और अगर कांग्रेस वहाँ बुरी तरह हारी तो उत्तर प्रदेश में आप ये जान लीजिएगा अखिलेश यादव इनको 20 सीट भी नहीं देंगे। अरे इतना अत्याचार ना करो। हाँ, आप ये कुछ देखिएगा, ज्यादा कटौती कर लिया आपने। ये भाई, जब तमिलनाडु में हार रहे हो, पुडुचेरी में हारोगे, बंगाल में हार रहे हो, तो फिर यूपी में किस मुंह से ये लेंगे सीट? इनको तो छूने से भी समस्या पैदा हो सकती है। तो कांग्रेस के लिए तो बंगाल नहीं, देश के कई राज्यों में चुनौती आ जाएगी जी। फिलहाल आप बंगाल के जादू पर एक शेर सुनिए कि अपने जादू पर बहुत नाज न करे जादूगर, कोई जादू हो वो बंगाल में कट जाता है, और इलेक्शन तक वो गरीबों का सिर्फ हुजरा देखते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद बस मुजरा देखते हैं। काला जादू तो बंगाल से ही आया ना वीरेन जी? हाँ हाँ, काला जादू जिसमें लोग कमाने जाते थे कलकत्ता, और महिलाएं रोने लगती थी कि डाकनियों कहीं उन पर कब्जा न कर लें, आदमी वहाँ से लौटे ना, लोग दूसरी शादी करके लौटते थे बंगाल से। हाँ, बंगाल से उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कमाने जाते थे, तो वहाँ पर ये खतरा महिलाओं के लिए बड़ा रहता था। वो पतियों को अपने बड़ा झाड़ फूक करती थी, समझाती थी कि रेलिया बैरन पिया कर लिए जाए रे। अब दीक्षित जी तो देखो बंगलौर चले गए, बेचारे वैसे के वैसे ही हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन के लिए। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित हमें ज्वाइन कर चुके हैं,
उनसे हम तमिलनाडु की राजनीति के बारे में बात करेंगे। तो बताइए दीक्षित जी कि तमिलनाडु में क्या मिजाज है, जनता का बदलाव चाहती है या फिर स्टालिन का द्रविड़ मॉडल वहाँ के लोगों को कबूल है? जी नमस्कार ब्रजेश जी, आई एम सॉरी कि मैं देर से कनेक्ट हो पाया, कुछ सिस्टम का इशू था। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, मोटे तौर पर वीरेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत हूँ, जितना मैं उनको सुन सका, कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके पिछले कुछ वर्षों में जिन भी पार्टियों ने, क्षेत्रीय दलों ने चुनाव लड़ा है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसके कारण जो उनकी ये बात है कि आने वाले समय में अगर इस बार भी तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस खुद ही लड़ाई से बाहर है, वो चुनाव प्रचार में उनके दिग्गज नेता स्वयं नहीं के बराबर उपस्थित हैं। लेकिन तमिलनाडु में अलायंस के बाद किसी भी कारण से अगर डीएमके सत्ता से बाहर हो गई तो आप ये तय मानिए कि आने वाले समय में जो वो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलायंस की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा हो जाएगा। और ये तो आपने देखा ही होगा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब विधानसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए बात हो रही थी, तो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट छोड़ना गवारा नहीं किया। और कांग्रेस ने बिल्कुल एक खून की घूंट पी करके, जो मैं एक राजनीतिक तौर पे देखता हूं, कि उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमारे भी अगर कोई लड़ने होंगे कैंडिडेट तो आपके साथ में, हम आपको समर्थन देंगे। ये भी क्या समर्थन जिसमें आपको अलायंस पार्टनर एक भी सीट न दे। तमिलनाडु की जो स्थितियां हैं, स्पेसिफिकली बताऊं मैं आपको, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि शायद डीएमके रिपीट करेगी, लेकिन टू माय सरप्राइज, और दक्षिण भारत में इसकी काफी चर्चा है और कुछ इस ढंग के प्री पोल सर्वे भी हुए हैं, जिनमें जो प्री पोल सर्वे करने की अवधि थी 6 अप्रैल तक, उसमें तो लगभग बराबरी की लड़ाई दिख रही थी। लेकिन उसके बाद में बताऊं आपको मिश्रा साहब कि एआईएडीएमके के स्थितियां बेहतर हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे आकलन आ रहे हैं कि शायद जो डीएमके के खिलाफ एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस है, वो चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेगा। और तमिलनाडु की राजनीति भी इसी ढंग की रही है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, जैसा केरला में पहले हुआ करता था, रिपीट करने का अवसर नहीं मिलता था। और डीएमके के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। वहां पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के कई मामले आए हैं। आपको मालूम होगा कि जो वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, पूर्व आईपीएस थे, वो अभी भी नंगे पैर टहल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि अन्नादुराई कि इस ढंग की चीजें होंगे कि अगर वहां पे एक चेन्नई में एक मसला हुआ था यौन उत्पीड़न का एक लड़की का, जब तक उसके जो पीड़ित कर्ताओं के थे उनके खिलाफ जिनका लिंक पाया गया था डीएमके के साथ, उनके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी, वो नंगे पैर चलेंगे। और आज भी वो नंगे पैर चल रहे हैं, तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो गए हैं। जी, मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस मंगाया था, मैंने सोचा जब आप डिबेट में आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। फुल पेज एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, फुल पेज देखिए। इसके मुताबिक स्टालिन स्टेट क्राफ्ट, अगर ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वहाँ उनकी लहर है डीएमके की और द्रविड़ मॉडल छाया हुआ है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लग। फुल पेज ये देखिए, मैं बताऊं आपको, वैसे इंडियन एक्सप्रेस इसके लिए जाना नहीं जाता है, लेकिन इलेक्शन के ईव पर इस ढंग की चीजें आजकल हो रही हैं बहुत सारे, जो हमारे मीडिया के लोगों के लिए भी उचित नहीं है। आने वाले समय में उसको कहीं ना कहीं रैंकिंग दी जाती है, जब अगर स्पॉन्सर्ड या पेड टाइप की चीजें निकलती है तो बड़ी गलत बात होती है। अब आपके प्रोफेशन में तो इंडियन एक्सप्रेस को तो थोड़ा मतलब इज्जत तो है ही, इससे अलग माना जाता है, बट चुनाव के ईद पर इस ढंग की बातें हाँ, मैं भी हैरान हूं देख के जी। और स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हैं। मैं तो आपके चैनल पे खुद कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, कल वोटिंग होना है, लेकिन वहां पे माहौल बिल्कुल विपरीत हो गया है। थोड़ा सा लाभ स्टालिन को हुआ है, जो उन्होंने डिलिमिटेशन के मामले में महिला जो रिजर्वेशन की बात आई थी, उसमें उन्होंने उसको एंटी साउथ एंटी द्रविडियन कर करके पेश किया है और बिल को जलाया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे।
मेरे साथ संजय चक्रवर्ती मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं। अब तो बीजेपी जिस तरह से क्लेम कर रही है वो तो लग रहा है आपकी छाती तक आ गए हैं। डरे तो देखिए, नहीं हैं? ऐसा नहीं, पहली बात हम बड़ा क्लियर करके कहते हैं कि बीजेपी चुनाव इसी तरीके से लड़ती है, चढ़ करके लड़ती है। हर जितनी भी संस्थाएं हैं उनका पूरा यूज़ करती है, हर तरीके से यूज़ करके तब जा कर के वो साम दाम दंड भेद उसका जो है पूरा। लेकिन अकेली शेरनी को रोकना इनके बस की बात नहीं है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, पहली चीज़, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे घुसपैठ को लेकर के। पहली बात बताइए भाई, घुसपैठ की बात अगर कह रहे हैं तो आप अपने गृह मंत्रालय को फेलियर बता रहे हैं, इसका मतलब। क्योंकि घुसपैठ के चुनाव से आपने दिल्ली चुनाव जीता, उसी से आपने हरियाणा चुनाव जीता, उसी से आपने राजस्थान जीता, उससे पश्चिम बंगाल भी जीत सकते हैं। उसी से आपने जो है महाराष्ट्र को भी जीता, घुसपैठ जैसे, और बिहार भी जीता उसके बाद। आप मुझे केवल ये बताइए कि बंगाल के लोग चौथी बार आपको क्यों चुने? वाई? मैं उनका जवाब तो दे दूं। जैसे ही जो है चुनाव खत्म होते हैं घुसपैठ गायब हो जाता है, फिर वो घुसपैठ ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाता है। इस समय पश्चिम बंगाल में चला गया। दूसरी इनको अभी ये नॉलेज नहीं है रोहिंग्या पहली बार आई कब। रोहिंग्या पहली बार आई है 2017 में। 2017 में सरकार किसकी थी? आपकी थोड़ा थी। सा इसका समय भी मतलब कम रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चौथी बार लोग आपको क्यों चुने? बंगाली क्यों चुने आपको? पहली मैं उसी पे ही सारी चीज़ें, मैं उनके जवाब तो दे दूँ मैं उनको। पहली चीज़। दूसरी बार उन्होंने कहा भ्रष्टाचार। सर, भ्रष्टाचार के आरोप तो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लोगों पे लगाए, और उसके बाद फिर किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को सेंट्रल मंत्री। तो आप मतलब जो है भ्रष्टाचार के पोषक हैं। आपने कहा था जो है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर काला धन लेकर के आएंगे। 19 लाख करोड़ का काला धन था, आज 39 लाख आप ये नहीं बता पा रहे हो जी। उनकी गलतियां तो गिना रहे हो आप, पर आपको क्यों चुने आप नहीं बता पाए। हम पहली दीक्षित जी प्लीज वेट सर। हाँ, आप बोलो सर। हाँ, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हम पहली बात तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बंगाली अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीजेपी कौन सी अस्मिता लेके भागी जा रही है? पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जिस तरीके से वो बंगाली अस्मिता पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो बंगाली अस्मिता पे नहीं लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी वहाँ पे साम दाम दंड भेद केवल सत्ता हथियाने की लड़ाई लड़ रही है। वो बंगाली अस्मिता की लड़ाई को अगर लड़ना होता तो वो वहाँ पे उस हिसाब से काम करते। वो केवल 3000 का लालच दे रही है, और ये सोचते हैं कि 3000 के लालच में महिलाएं आकर के उसमें फंसेंगे। और महिलाओं को वहाँ पे इतनी जागरूक महिलाएं हैं, उनको पता है दिल्ली में 2500 का वादा करके आज तक नहीं दिया। ये बात वहाँ बंगालियों को पता है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे गांव-गांव पे लोगों को पता है। तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आपको लोग चौथी बार क्यों चुने? वो इसलिए चुनेंगे क्योंकि जितने भी दीदी ने आज तक वादे किए थे वो पूरे किए, और लगातार पूरे करती चली आ रही है, काम कर रही है लगातार। और सबसे बड़ी चीज़, जनता की लिए लड़ाई करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं राजेश चौधरी जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। राजेश जी, आपके पास ऐसा क्या है कि प्राइड बंगाली कम्युनिटी आपको चुने? ना आपके पास लीडर्स हैं, ना बंगाल को लेकर कोई विजन है, ना आपके पास बंगाल को लेकर कोई बड़ी पॉलिसीज हैं। क्यों चुनेगी आपको बंगाल की जनता? ममता बनर्जी की कीमत पर आप क्यों? देखिए ब्रजेश जी, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, उन्होंने फटकार लगाई है कि आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी सरकारी एजेंसी के कार्य में हस्तक्षेप किया केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार करना था। सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा इस बात करो। फटकार लगाई है जबरदस्त। आप आदेश देखिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह चल रहा है। क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार से काली कमाई की है, जो बंगाल के लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटा है, वो सब सामने आने वाला है। और जहां तक बंगाल की अस्मिता की ये बात कर रहे थे, तो हमने भी तो कहा है ना, बंगाली कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे। केवल बंगाल में अकेली ममता बनर्जी थोड़े ना रहती हैं, वही बंगाली हैं। कोई दूसरा बंगाल का आदमी आकर के नहीं बन सकता है क्या? और पिछली बार भी चुनौती दी थी, नंदीग्राम में जाकर के परिणाम आपके सामने है। वो भी तो बंगाली है जिन्होंने MLA में ही हरा दिया था। इस बार नहीं हिम्मत हुई वहां जाने की। ब्रजेश जी, परिस्थितियां बदली हुई है, जनता ऊब चुकी है। अब आपने 4 बार प्रश्न किया, संजय जी ये नहीं बता पाए कि उनको चौथी बार क्यों चुना जाए, हम क्या करेंगे इनके लिए। तो आपको पहली बार क्यों चुने ये बता दो। चलो, उनकी 100 कमियां हैं, आपको क्यों पहली बार चुने?
देखिए, हम लोग कानून का राज स्थापित करेंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ममता बनर्जी बिहार में और जैसे उनके बाहर भतीजे किया। ने जो लूट बंगाल के अंदर मचाई है, उनके खिलाफ जांच बिठा करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की संपत्ति को छीन करके नेता गरीबों फंस के जाएंगे लिए तो अपनी मकान पार्टी बनाए में जाते ज्वाइन हैं, करा लोगे, वो ये भी मॉडल तो वहां पर स्कीम जा है। करके लागू करेंगे। हम लोग बस सुशासन स्थापित करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, और जो जो मुस्लिम आपके यहाँ माफिया ज्वाइन पैदा कर किया लेगा है उसको इन्होंने, माफी मिल जाएगी। जो सरकार सुनते हैं, उन सबको कानून के कटघरे में ला करके खड़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया और आपका, थैंक यू सर। जो यूपी मॉडल है ना, वो बंगाल में लागू होने वाला है बहुत जल्दी। उम्मीद है कि 4 सूत्री जो टिप्स आप लोगों को दी गई थी चुनाव प्रचार में, उसका आपने जरूर सदुपयोग किया होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, कृपया बने रहिएगा। मैं रिक सुंदर शासमल जी को आमंत्रित करता हूं। तो आप बताइए सर कि क्या ये लड़ाई बंगाल की अस्मिता या बीजेपी के मॉडल की है, या जिन इशूज़ का जिक्र अभी संजय चक्रवर्ती कर रहे थे, राजेश चौधरी, इनमें से सर्वाधिक वहाँ की जनता के मन में कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में बड़े इशूज़ के तौर पर सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए इस बार के चुनाव में जो चैलेंज सबसे बड़ी चैलेंज कर रहा है ममता बनर्जी के लिए, वो है कि यहाँ का जो करप्शन स्टाइल, जिसको लेकर काफी सारे चर्चा हुआ है, काफी सारे विवादित, काफी सारे न्यूज बन गया है एसएससी को लेकर। इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है वेस्ट बंगाल में, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू है, फिर जुड़ गया एसआईआर का क्राइसिस, फिर 2024 का जो आरजी कौर का जितना भी जो इशूज था, वो देखिए किस तरह से शिफ्ट होके एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है बीजेपी के लिए। तो इस तरह से काफी सारे पॉइंट अगर चर्चा करेंगे तो उसमें अगर देखा जाए तो ये ममता बनर्जी के लिए एक साथ काफी सारे चैलेंजेस इस बार 2026 के चुनाव में आए हैं, जो कि 2021 के चुनाव में इस तरह का चैलेंजेस ममता बनर्जी के पास नहीं था। अभी ये माहौल में ममता बनर्जी किस तरह से रिएक्ट करें, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो देखने की बात है, क्योंकि कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, उसमें किस तरह का वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे हद तक लड़ रहे हैं। सीएपीएफ भी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, और अभी तक बहुत सारे अरेस्ट भी कराया गया है, काफी सारे अपराधी को अरेस्ट किया गया है, करीब 500 से ज्यादा अपराधी को अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह से अगर एक माहौल, अगर न्यूट्रल माहौल तैयार किया जाए तो हमको लगता है कि उस हिसाब से काफी सारा फायदा बीजेपी को होने वाला है इस बार। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। अनुराग वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी, तो फिर बताइए कि इस बार बंगाल की तस्वीर क्या बिल्कुल साफ है, और दूसरा तमिलनाडु में इस बार का कुछ माहौल में खास तौर पर जो डिलिमिटेशन का बिल लाया गया था, ये क्या बीजेपी को तमिलनाडु में उल्टा पड़ा है? देखिए, तमिलनाडु जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तमिलनाडु पहले थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर वेस्ट बंगाल पे आता हूँ। तमिलनाडु बीजेपी के लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे अभी बीजेपी लॉन्ग टर्म राजनीति करने की, 10 साल 15 साल बाद साउथ में बीजेपी के फुटप्रिंट्स क्या होंगे, बीजेपी की राजनीति 10 साल 5 साल 15 साल बाद बीजेपी की वहां क्या होगी, उसकी वो पटकथा लिख रही है। अभी वहां पे बीजेपी जीत हार के लिए इतना ज्यादा, मतलब अपने दम पे जीत हार के लिए या बहुत बड़ा इंपैक्ट के लिए वहां राजनीति नहीं कर रही है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में अभी है, इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वेस्ट बंगाल बीजेपी एनडीए जीतती है तो ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत होगी। जितने भी, यानी इसका मतलब यह होगा कि जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो धीरे धीरे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी में जो राष्ट्रीय दल हैं, वो उनके इंपॉर्टेंस की बात होगी। तो जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं वो एक एक करके धराशाही हो जाएंगे। और जो अभी हमारे मित्र ने बात करी कि वहां पे जो चुनावी हिंसा का जो फिनोमेना था, वो वेस्ट बंगाल से ही निकला हुआ शब्द है, चुनावी हिंसा का। जिस चुनावी हिंसा को के डर से लोग वोट नहीं देते थे, या वोट देते थे तो टीएमसी को देते थे कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमें मारा जाएगा, हमारे घर को आग लगा दी जाएगी। उस पे जिस तरह से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां 3 महीने तक रहेंगी, वो एक ऐसा कदम है जिससे वहां के लोगों पे एक विश्वास बनता है। और जो एक कल मैं किसी टीवी चैनल पे बैठा था कुछ राष्ट्रीय नेताओं के साथ, तो वहां बात हो रही थी, जितने लोग पकड़े गए हैं वो अभी कुछ भी नहीं है, शायद 500 के आसपास लोग अरेस्ट किए गए। तो ऐसा किसी ने बड़े हंसी मजाक में बोला कि शायद 500 लोग तो पर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में वोटर की सुरक्षा के लिए काम करने की अभी थोड़ी सी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। दीक्षित जी,
तो क्या आपके मुताबिक क्या इस बार अन्ना द्रमुक का पलड़ा कुछ वहाँ पर तमिलनाडु में भारी है, और उसका कारण क्या है, उसकी क्या वजह है कि अन्ना द्रमुक में ऐसा क्या लोगों को पसंद है, या सिर्फ वहाँ के लोग सरकार रिपीट नहीं करना चाहते, सिर्फ बदलना चाहते हैं? ये वही AIADMK है जो जयललिता वाली थी, इसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ है, तो क्या इस रूप में स्वीकार है वहाँ के लोगों को? देखिए बिल्कुल, इस बार ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जिन 5 जगहों पे इलेक्शन हो रहा है उनमें सभी जगहों पे विपक्ष के खिलाफ माहौल है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। सिर्फ एक केरला है जहां लगभग ये तय माना जाता है कि कांग्रेस वापसी करेगी। अदरवाइज तमिलनाडु में भी AIADMK के नेतृत्व में NDA की सरकार है। और जो आपने सवाल किया कि इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण जो आपने कहा बिल्कुल कि वहां लोग रिपीट नहीं करते हैं, और उसका रीजन है एंटी इनकम्बेंसी। वहां 5 साल में लोग बदल ही देते हैं। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन रही है जो वेस्ट बंगाल पर भी लागू होता है, और साथ में भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पे आरोप हैं, और उनको ढकने के लिए बहुत सारी चीजें किया है। और इसीलिए भाषा की राजनीति और अभी डिलिमिटेशन की राजनीति, इन चीजों को प्रमुखता से स्टालिन ने जिस तरह से उठाया है, वो भी ये बताता है कि वो भी पत्रकार कवरेज में गए थे, उनके ट्वीट में पढ़ रहा था, सब तो DMK को ही बता रहे हैं, दिल्ली वाले जो हैं, अनुराग वर्मा जी के मतलब साथी लोग। एक बड़ी बात मुझे मत गिनिएगा, मैं लखनऊ बैठता हूँ। बोलिए। एक बड़ी बात क्या है कि अभी ये बातें उभर के सामने आई हैं कि जो लोग दिल्ली से बात कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग दिल्ली से तमिलनाडु तक गए भी नहीं है। तो वो वहां के लोगों को सुनकर और इसी तरह से कल जो मीडिया के इंटरेक्शन से उनको सुनकर अपने मित्रों से बात करके अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। आप जमीन पे जाएंगे तो बदलाव की हवा दिख रही है। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं वेस्ट बंगाल के बारे में, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, और मैं चक्रवर्ती इसमें इसलिए आपसे सवाल पूछने के लिए अपने हाथ में उठा बिल्कुल रहा था पूछ सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि टिप्पणी की बड़ी सख्त कि भारत के संविधान निर्माताओं ने शायद कल्पना नहीं की थी कि इस देश में कभी ऐसी भी स्थिति आएगी जहां मुख्यमंत्री स्वयं जो आरोपी लोग हैं उनको बचाने के लिए जाकर एजेंसी से डॉक्यूमेंट छीन लेंगी। और जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा वहां पे तर्क में कि ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन का मामला है, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले पर हम निर्णय तो बाद में देंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की सीमाओं का उल्लंघन है। बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र के ओके दीक्षित जी, है। संजय चक्रवर्ती इसका जवाब देंगे। 20 सेकंड सर। देखिए, पहली बात तो जैसा आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आपको मुझे मेरे ख्याल से याद होगा 2017 का माहौल, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज आकर के बाहर बैठ गए थे कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको काम नहीं करने दे रही है, और हड़ताल किया था। और ये इतिहास में पहली बार हुआ आज़ाद भारत में जब सुप्रीम कोर्ट के सारे जज जो है बाहर आकर के उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट के जज जब जो है सुरक्षित नहीं हैं, और टिप्पणी के बारे में बात सही बात है, अगर टिप्पणी की है तो उसके बाद जो है बहुत शुक्रिया सर, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी एक करेक्शन कर लीजिए। नहीं, कुछ संजय चौधरी, कुछ राजेश चौधरी कहना चाहते हैं। 1 सेकंड इंदुकान जी, राजेश चौधरी जी कुछ कहना। 20 सेकंड सर। सारे जज नहीं थे, 20 सेकंड सर। 4 जज थे, चौधरी सारे जी जज नहीं थे, ये करेक्ट कर दीजिए। देखिए मैं संजय चक्रवर्ती जी से कहूंगा, आप उस पर बोलिए ना जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा लोकतंत्र को खतरा है ममता बनर्जी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी यदि ऐसे ही होता रहा था, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर बोलिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक सारगर्भित राजनीतिक चर्चा का आप सब हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रिय दीक्षित मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज अचानक शांत माहौल में इतना बड़ा संघर्ष कैसे हो गया, और वहाँ के दृश्य और वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। निशा नाम की एक युवती की हत्या के बाद गाजीपुर का कटरिया गांव जो गंगा किनारे बसा हुआ है, वो किस तरह से वायलेंस में तब्दील हो गया, उसको वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।